दानिया शाह ने अपने ही वकील से शादी कर ली। हमारे साथ हकीम शहजाद साहब मौजूद हैं। इन्हीं कहानी इन्हीं की ज़बान। आप तो वैसे हकीम मशहूर हैं, ऊपर से वकील भी आ गए हैं। ये दानिया शाह से मोहब्बत किस तरह हुई? दानिया शाह से मोहब्बत होना अमर खुदाई है, हुक्म रब्बी है। इसके लिए जो मेरे दिल में पहले मोहब्बत थी वो यकतरफा मोहब्बत थी, जिसकी वालदा मेरे पास दवाई लेने के लिए आई थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे घर आना, कभी आना लौटना तो मेरे घर चले आना। तो इतनी वर्ल्ड फेमस हस्ती से मिलने का इश्तियाक किसको नहीं होता। एक दिन मैं जा फंसा वहाँ लोधरा इनके पास। तो मैंने कहा वो दानिया, असल में शौक तो था इससे मिलने का, चले बाई फेस मिल लेते हैं। बारबेक्यू में एक जनाब मुलाकात होगी इनसे, इनका दीदार नसीब हुआ। मर्द के दिल में ना टल्लियां बजना शुरू हो जाती हैं जब रब करीम चाहता है। तो दिल में सोच रहा था, दिल में जगह बनती गई, मोहब्बत होती गई, अपनी जगह कर गई मेरे मन में। फिर कहानी चली, फिर मैंने इसके साथ वो फोन नंबर इसका ले लिया, गपशप करने की कोशिश की, यारी लगाने की कोशिश की, गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की, डॉलर दिखाने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में आपके निकाह में आ जाएगी, कभी सोचा था? नहीं, ख्वाब में नहीं सोचा था, क्योंकि इसके बारे में मैंने सुन रखा था ये कोई ऐसी वैसी अरलू परलू औरत है। मैंने इससे ज्यादा अकीजा लड़की, इससे ज्यादा शरीफ लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हकीम आसानी से मरने वाली बला नहीं है, ये डॉन है अपने इलाके का। मैं बहुत जल्द अपनी सियासी जमात बनाने लगा हूँ। और ये जो लोग इतनी बड़ी सोच रखते हैं ना, वो घबराते नहीं होते। अगर वो टिकटॉक बनाना चाहें आप उनको इजाजत देंगे? मेरी तरफ से बिल्कुल परमिशन है उसको। वो पहले की निस्बत ज्यादा टिकटॉक बनाए, वो कंफर्टेबल रहे। देखिए ये निकाह खुफिया था, मैंने छुप कर निकाह किया था, पहले वाली बीवियों से छुप कर। मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि आप कुरान करीम पर हाथ रख कर कहें कि वो आपकी बहन लगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आधे घंटे में फिर आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरी तरफ से सोशल मीडिया पे पैगाम आ जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा लगा, मैं गाड़ी में बैठा। आधे घंटे बाद फिर मैंने ठोक बजा कर बयान दिया कि दानिया शाह मेरी बीवी है, इज्जत है वो मेरी। मार्पी प्रोडक्शंस के साथ मैं हूँ आपका मेजबान मलिक फराज। दानिया शाह ने अपने ही वकील से शादी कर ली। हमारे साथ हकीम शहजाद साहब मौजूद हैं। इन्हीं कहानी इन्हीं की ज़बान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुलेर कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। सर सोशल मीडिया पे जिस तरह टॉप ट्रेंड बना हुआ है, आप तो वैसे हकीम मशहूर हैं, ऊपर से वकील भी आ गया है। ये दानिया शाह से मोहब्बत किस तरह हुई, पूरी शुरू से बताइए। दानिया शाह से मोहब्बत होना अमर खुदाई है, हुक्म रब्बी है। ये जो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है ना, इसकी दो किस्में हैं। एक है यकतरफा मोहब्बत, एक है दो तरफा मोहब्बत। इसके लिए जो मेरे दिल में पहले मोहब्बत थी वो यकतरफा मोहब्बत थी। सोशल मीडिया पे मैंने इसको देखा हुआ था, 2-4 महीने पहले इसके साथ मुलाकात होती है। इसकी वालदा की मार्फत, इसकी वालदा मेरे पास दवाई लेने के लिए आई थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे घर आना, कभी आना लौटना तो मेरे घर चले आना। तो इतनी वर्ल्ड फेमस हस्ती से मिलने का इश्तियाक किसको नहीं होता। मैं भी जब थकता हूँ तो मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। एक दिन मैं जा फंसा वहाँ लोधरा इनके पास, इसकी अम्मा के पास। तो मैंने कहा वो दानिया, असल में शौक तो था इससे मिलने का, चलें बाई फेस मिल लेते हैं। तो वो बारबेक्यू में एक जनाब मुलाकात होगी इनसे, इनका दीदार नसीब हुआ। मर्द के दिल में ना टल्लियां बजना शुरू हो जाती हैं जब रब करीम चाहता है। तो मैं दिल में सोच रहा था इसके बारे में, ऐसे फीलिंग्स आ रही थी। तो सोच रहा था कि ये एक बेवा है और पूरी वर्ल्ड में कोई बंदा इसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। इस वजह से नहीं है कि इसके ऊपर केसेस हैं और इसने बंदा मारा हुआ है और इसने कोई वीडियो लीक वाला मामला है और इस तरह की बकवास बातें इसके बारे में। लगता तो नहीं है इसके चेहरे से, इसकी आंखों से, इसके माथे से। मैं एक हकीम हूँ ना, हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं मस्मराइज्म, जिसको हम टेलीपैथी बोलते हैं, जिससे हमने बंदे का दिमाग पढ़ना होता है। तो मेरे तजर्बात में, मेरी बातों में मैंने सोचा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसने कोई बंदा कड़काया हुआ हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल नहीं मानता कि ये औरत कोई क्रिमिनल है, दिल नहीं मानता कि ये कोई फ्रॉड औरत है। इसकी मासूमियत, इसकी एज, इसकी उम्र, इसका बोलना, सारा दिन पब्लिक डीलिंग काम है हमारा। हम बंदे चराते हैं, भैंसे नहीं चराते, लोगों को चराते हैं, पढ़े लिखे लोगों को। यार लगता तो नहीं है, फिर इसके ऊपर इतना जुल्म और बर्बरियत और इतना ये क्यों? चले जी, दिल में जगह बनती गई, मोहब्बत होती गई, ये अपनी जगह कर गई मेरे मन में। फिर कहानी चली, फिर मैंने इसके साथ वो फोन नंबर इसका ले लिया, गपशप करने की कोशिश की, यारी लगाने की कोशिश की, गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की, डॉलर दिखाने की कोशिश की। कभी ये सोचा था कि गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में आपके निकाह में आ जाएगी, कभी सोचा था? नहीं, ख्वाब में भी नहीं सोचा था, क्योंकि इसके बारे में मैंने सुन रखा था ये कोई ऐसी वैसी अरलू परलू औरत है और इसने ये पैसों की भूखी है, लालची औरत है। आमिर लियाकत के साथ इसने शादी जो की थी वो पैसों के लिए की थी। वो बातें बाद में समझ आएंगी कि वो पैसों के लिए नहीं की थी। हर माँ बाप का एक ख्वाहिश होती है वालिदैन की कि हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाए, किसी अच्छे बंदे के पास जाए। तो आमिर लियाकत जो थे वो मजहबी स्कॉलर थे, समझदार आदमी थे, MNA थे, मिनिस्टर भी रह चुके थे और पैसे वाला बंदा था, अच्छा आदमी था वो। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मेरी दुआ है, मेरी फैमिली की दुआ है, मेरे दोस्तों की दुआ है। अल्लाह ताला उस पर रहमतों का नज़ूल करे। उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ, अल्लाह करे किसी के साथ भी ना हो।
تو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کسی اچھے گھر میں جائے، ان کا داماد کو اچھا آدمی ہو. تو اس کی شادی جو ہے نا والدین نے کی ہے، اس نے خود نہیں کی، اور اس نے رشتہ مانگا ہے اور تب جا کر نکاح ہوا ہے. تو یہ بات کہنا کہ جی اس نے پیسوں کے پیچھے شادی کی، اب بیٹی کیا کرے والدین کے آگے؟ والدین کا فیصلہ ہے، اماں کا فیصلہ ہے، ابے کا فیصلہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کی شادی فلاں جگہ کر رہے ہیں. تو اس نے ہاں بول دی، شادی کر دی. لیکن وہاں جا کر اس کا گزارا نہ ہو سکا، باوجہ قید اس کی مجبوری تھی. مجبوری کیا تھی اس کی کہ وہ ایم این اے تھا، اس کی بیوی ایسے باہر نکل جائے دوپٹہ لے کر، ایسے گاڑی پہ چلی جائے اکیلی، کچھ بھی اس کے ساتھ مس ہیپ ہو سکتا ہے، کچھ معاملات ہو، وہ بیچارہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا. تو اس نے اس کو گھر کے اندر مطلب جیسے ایک آزاد پنچھی کو، ایک آزاد کبوتر کو باندھ کے رکھ دیں گھر میں، قید سلاسل دے دیں اس کو. تو یہ اس قید سے تنگ آئی. میں نے اس کی ساری سٹوری، ساری ہسٹری سنی ہے، اور کوئی بات نہیں تھی، کھانا تھا، پینا تھا، سب کچھ تھا، اے ٹو زیڈ سواریاں تھیں، نوکر چاکر تھے گھر میں، سب کچھ تھا. قید تھی. قید سے مراد یہ ہے کہ اس نے یہاں سے جانا ہے، یہاں تو یہ سہیلیوں کے ساتھ، اس کی عمر تھی کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی. ہو گئی شادی، ماں باپ نے کر دی. کرنے کے بعد وہاں پر مل گئی اس کو قید. گھر کے اندر بہت بڑا محل بھی ہو نا، تو آپ اس کے اندر اگر 10 دن رہ جائیں بغیر کسی بندے کو ملے ہوئے، بغیر کسی سہیلی کو ملے ہوئے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کا کیسے گزارا ہوگا. تو یہ اس قید سے پھر خوفزدہ ہوئی، والدین کے آگے رونا دھونا شروع کر دیا کہ مجھے تو آپ لوگوں نے یہاں باندھ کے رکھ دیا ہے، تو اللہ کے واسطے میری یہاں سے جان چھڑائے اور میں واپس آنا چاہتی ہوں. اس قید سے تنگ آ کر اس نے آ کر تنسیق نکاح کا دعویٰ دائر کیا. لوگوں نے اس کو غلط نام دیا کہ یہ پیسوں کی بھوکی تھی، وہاں سے پیسے لوٹ کے لے آئی ہے، اور اس کا مقصد اور کچھ نہیں تھا. جو لوگ پیسوں کو کہتے ہیں، جب آپ نے نکاح کیا حق مہر میں کیا لکھا ہے اس وقت لوگوں کا کیا اسٹینڈرڈ تھا اور آپ کے دماغ میں کیا تھا؟ جب آپ نے نکاح نامے میں شرطیں وغیرہ آپ نے ان سے پوچھی اس وقت کیا تھا؟ دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہے نا، وہ انسان تجربات کا محتاج ہوتا ہے. تجربے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، بندہ بندے کے ساتھ بیٹھتا ہے تب جا کے بات کھلتی ہے. ایسے سنی سنی باتوں پر کبھی بھی عمل مت کیا کریں. میں نے بھی سوچا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا پیسوں کی بھوکی ہے اور مجھے لوٹ کے کھا جائے گی. واللہ باخدا اس نے 1 روپیہ بھی نہیں لوٹا میرے سے، اور اس نے میرے دل میں جو جگہ بنائی ہے وہ اسی وجہ سے بنائی ہے کہ یہ لندھی نہیں ہے. اچھا 6 ماہ قبل نا 6 ماہ قبل میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بہت پیارا سریکی کا لفظ ہے کہ لندھی نہیں ہے. حالانکہ یہ میری بیوی ہے، میری کل کائنات ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں اس کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. لندھی ہونا، کچھ عورتیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو مردوں کو کھا جاتی ہیں، نچوڑ لیتی ہیں. فلاں فرمائش، فلاں ڈرامہ، بے ڈھنگی فرمائشیں، بے ڈھنگے خرچے، بے ڈھنگی شاپنگیں، بے ڈھنگے معاملات، بے ڈھنگے اخراجات گھر کے. یہ نہیں لے کر دیا، فلاں کی بیوی نے تو 50 تولے کا سیٹ پہنا ہوا ہے، مجھے آپ نے دیا ہی کیا ہے. فلاں کی بیوی تو پنجاروں پہ پھر رہی ہے، فلاں کی بیوی کے پاس فارچونر ہے، اور آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ جلدی کریں اور مجھے یہ کریں. اور مجھے واللہ باخدا مجھے اس نے کوئی ڈپریشن اس حوالے سے نہیں دی، اس کو ایسے کمی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈرامہ ہے نا کہ رکھ ایتھے رکھ، وہ والا کام ہے ہی نہیں. میں خدا رسول کو حاضر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ پاکیزہ لڑکی، اس سے زیادہ شریف لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. سب سے اہم سوال بنے گا کہ 6 ماہ قبل آپ کی ٹک ٹاک پہ اپنے والد کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دانیہ شاہ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کو ایگری کرتے ہیں. سب سے پہلے پرپوز کس نے کیا؟ جب آپ کا پرپوز ایکسیپٹ ہوا تو کیا جذبات؟ میں نے بھنگڑے ڈالے تھے، میں تو 2-4 مہینوں سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. مگروں امی، والدین تک باتیں پہنچی، ابا جی ناراض ہوئے کہ وہاں کیوں جاتے ہو اور فون کیوں آتے ہیں اور تمہارا کیا ریلیشن ہے، جیسے والدین کرتے ہوتے ہیں. تو میں نے والد کی بات کو بجائے اس کے کہ اس کو اگنور کرتا، میں ابا جی کی بہت عزت کرتا ہوں. میں نے ایکسیپٹ کیا، میں نے کہا ابا جی جیسا آپ کہیں گے. لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھا، پھر ابا جی کو بھی چھوڑ کر مجھے وہاں جانا پڑتا تھا، اس سے ملاقات کی کوشش کرنی پڑتی تھی. سب نکاح کے بعد نا ایک کمنٹس بڑا ٹاپ ٹرینڈ ہے، حکیم تو گئے ہو، جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت گئے، حکیم بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حکیم آسانی سے مرنے والی بلا نہیں ہے، یہ ڈان ہے اپنے علاقے کا. میں بہت جلد اپنی سیاسی جماعت بنانے لگا ہوں. اور یہ جو لوگ اتنی بڑی سوچ رکھتے ہیں نا، وہ گھبراتے نہیں ہوتے، خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ دبنگ لیڈر ہوتے ہیں. ان کا ہاتھ نہیں کانپتا، ان کا دل نہیں دھڑکتا. سینے میں دل نہیں رکھنا پڑتا، سینے میں پتھر رکھنا پڑتا ہے کہ بندہ آئے گا جناب، وہ ہمیں یوں تھریٹ کرے گا اور ہم تھریٹ ہو جائیں گے. میرا جوتا ہوتا ہے تھریٹ. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. اگر مرنا ہی نصیب میں ہے تو اگر آج کل میں مرنا ہے تو ہم مر جائیں گے. مجھے مارنے کے لیے دشمن کو 1000 گنا زیادہ طاقت لگانی پڑے گی. آپ فلاحی کام بھی کرتے تھے، 3 شادیاں کی، 4تھی شادی کی، کیا ڈفرنس ہے لائف میں؟ اب میرا ایک کنسیپٹ تھا عام حکیموں کی نسبت، عام معالجین کی نسبت، عام ڈاکٹروں کی نسبت، کہ میں اگر 100 روپے کماتا ہوں، میں لگاتا ہوں پبلک پر، ضرورت مند لوگوں پر.
मुझे ये बात समझाई थी, कासिम अली शाह साहब ने समझाई थी कि अगर 4 में से 2 निकालो तो 2 बचते हैं, ठीक है। लेकिन ये राह लिल्लाह देने वाली जो बात है, अगर 4 में से आप 2 निकालते हैं तो ये 6 हो जाते हैं या 8 हो जाते हैं, रिस्क बढ़ता है बांटने से। ये बात उन्होंने मुझे समझाई थी कि आप पैसे दें अपने भाइयों को, आप पैसे दें अपनी बीवियों को, आप पैसे दें अपनी बच्चियों को, बेटों को, बेटियों को, अपने हमसायों को, आप किसी दोस्त की इमदाद कर दें, किसी का कारोबार करवा दें, तो आपके रिस्क में इजाफा हो जाएगा। वो बात मैंने एक्सपेरिमेंट पहली मरतबा किया। मैंने एक शख्स को एक बैल लेकर दे दिया, यकीन माने वो बंदा रो रहा था, मुझे पता चला कि फलां का बैल जो उसकी कुल कायनात था, जिसकी बदौलत वो रिस्क रोज़ी कमाता था, उसका बैल मर गया है और वो उसके घर में ऐसे है जैसे उसके यहाँ फोतगी का समा हो। बच्चे भूख से बैठे हैं और उसके पास रोज़ी का हीला नहीं है, जरिया नहीं है। शुजाबाद का एक नौजवान था, उसका बैल मर चुका था। मेरे दिल में जज्बा आया कि मेरे पास पैसे हैं, मैं चला गया, मैंने उसको उसी दिन एक नया बैल लेकर दे दिया। एक दिन मैंने उसको बैल लेकर दिया है, अगले ही दिन मेरे पास एक फालिज ज़्यादा मरीज आया, वो 1 बीघा ज़मीन मेरे नाम ट्रांसफ़र करके चला गया। कहता है जा पुत्र भला हो गई, मैंने ये 1 बीघा तुझे, 1 बीघा जो ज़मीन थी वो 60 लाख रुपए का बीघा था, उसने वो ट्रांसफ़र कर दिया मेरे नाम। कहता है गिफ्ट है मेरी तरफ से, मैं मर रहा था, आपने दवाई दी थी, मैं अब शिफायाब हो चुका हूँ। तो मैं माथा पकड़ के ऐसे बैठ गया कि या बारी ताला, नेकी इन दिनों में मैंने कौन सी की है। मुझे याद है कि मैंने एक बंदे को राह लीला बैल लेकर दिया था। तो ये रिस्क वाला मामला उधर से आता है। अल्लाह ताला ने हमें नायब मुकर्रर किया है, हम लोगों ने अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क आगे लोगों में तकसीम करना है। तो अगर हमारे अंदर ये जज्बा है, अगर हम ये कर सकते हैं, तो यकीन माने अल्लाह ताला ने हमें एक नायब मुकर्रर किया है रिस्क बांटने के लिए इधर। तो अगर हम वो रिस्क अपने पास रखना शुरू हो जाएंगे और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक उस हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करेंगे, लोगों को नहीं देंगे, तो वो रिस्क आना बंद हो जाएगा। रिस्क तब तक आता है जब तक आप बांटना जानते हैं। अच्छा, अब दानिश शाह साहब पहले भी टिकटॉक बनाती थी, अब शादी के बाद अगर वो टिकटॉक बनाना चाहें, आप उनको इजाज़त देंगे? मेरी तरफ से बिल्कुल परमिशन है उसको। वो पहले की निस्बत ज़्यादा टिकटॉक बनाए, वो कंफर्टेबल रहे, वो जो गम थे, इसके सदमात थे, वो जो बेवा वाला एक लकब था, वो एक स्टैंप थी इसके माथे पर लगी हुई, उसको भूलने की कोशिश करे। जो ये किडनैप होकर लोधरा से कराची गई थी, उस वाक़े को, उस सानहे को ये भूलने की कोशिश करे, ठीक है। और उसको भुलाने के लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ा मैं जाऊँगा। इंशाल्लाह इसके चेहरे पर जो रेयर वाली स्माइल है होगी वो आपको देखने को मिलेगी। 20 रोज़े कबल दानिश शाह साहिबा के जो वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, और 2 माह कबल आपका निकाह हुआ। निकाह को अब हम क्योंकि वो आपने सोशल मीडिया पे वजह क्या थी? देखिए, ये निकाह खुफिया था, मैंने छुप कर निकाह किया था, पहले वाली बीवियों से छुप कर, इस जालिम समाज से छुप कर, इस जालिम मुआशरे से छुप कर। यहाँ के लोग बकवास ज़्यादा करते हैं, शरीयत पर, सुन्नत नबवी पर अमल करने की बातें करते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाते। तो उस जालिम समाज से छुप कर मैंने ये खुफिया निकाह इसके साथ कर लिया था। जो इसके वालिद को पता था, इसकी वालदा को पता था, इसके भाई को पता था, गवाहान को पता था, जो आलिम दीन मौलवी साहब थे उनको पता था। तो वो एक खुफिया निकाह था। मैंने कहा था कि अभी आप ये निकाह रहने दें, इसको ऑन मत करें। लेकिन उस निकाह के बाद क्योंकि मेरी इनके साथ मुलाकातें बढ़ गईं, नौकरों ने वो भांडा फोड़ दिया घर के अंदर कि इसकी कोई लव स्टोरी है, कोई इश्क मशूकी है या क्या है। तो मेरी मिसेज़ ने मुझे कहा कि आप कुरान करीम पर हाथ रख कर कहें कि वो आपकी बहन लगती है। ये वो लम्हा था कि मेरे पास कोई अब आगे जवाब नहीं था। कुछ औरतें होती हैं ना दबंग किस्म की कि यूं करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आधे घंटे में मैं फिर आपको जवाब दे रहा हूँ, मेरी तरफ से सोशल मीडिया पे पैगाम आ जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा लगा, मैं गाड़ी में बैठा, आधे घंटे बाद फिर मैंने ठोक बजाकर बयान दिया कि दानिया शाह मेरी बीवी है, इज्जत है वो मेरी, और मुझे उसके साथ निकाह करने के लिए किसी माई के लाल से पूछने की या परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक मर्द का बच्चा हूँ। और आप लोग भी मर्द बने, अगर किसी और के साथ आपका कोई अफेयर है, कोई लव स्टोरी है, तो आप ठोक बजा के पहले निकाह करें फिर ऑन करें। लोग सवाल कर रहे हैं कि आप तो हकीम हैं, तो लोग कर रहे हैं कि वकील से शादी कर ली, वकील का क्या करता है? देखिए, मैं परमानेंट मतलब वकील हूँ। पिछले 20 साल में लोगों के केसेस हैंडल करता रहा हूँ, उसमें मजलूमों को जुल्म से बचाता रहा हूँ। मेरे पास वकील भी, वकला साहबान भी मशवरा लेने के लिए आए होते हैं। वो अथॉरिटीज़ जो वो खुद नहीं जानते, उनको वो अथॉरिटीज़ गूगल से मैं निकाल के देता हूँ। इस वजह से मैं वकील हूँ। दानिश साहब, ये रिजल्ट हैं, आज ये इंटरव्यू देने के मूड में नहीं थी, इन्होंने मेरा कहना मान लिया और इंटरव्यू आपको दे रही हैं। और ये थकी हुई हैं बहुत ज़्यादा, इनको रेस्ट की ज़रूरत है। और ये इन्होंने एक फ़िक्रा पकाया हुआ है, नो कमेंट, नो कमेंट और नो। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं उनके साथ ऐसी मोहब्बत करूँगा, मैं उनके साथ ऐसा आई लव यू करूँगा, उनके साथ मैं ऐसा प्यार करूँगा, वो भी मेरे दीवाने हो जाएंगे। मुझे वो एक फिल्म याद है अक्षय कुमार वाली, जिसमें उसकी बीवी उसको कहती है कि तुम्हारा ये जो भाई है और तुम्हारी माँ सौतेली और ये लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारे साथ दुश्मनी रखते हैं, तुम्हारा कारोबार
खराब कर रहे हैं। उस फिल्म में सुनील सेठी भी होता है और वो कहता है कि मैं इन लोगों के साथ ऐसी मोहब्बत करूंगा कि ये मुझे मोहब्बत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए मैं अपने दुश्मनों से भी कहता हूँ कि मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं भी उनके साथ इंशाल्लाह ऐसी वफा करूंगा, ऐसी मोहब्बत करूंगा कि वो मेरे दीवाने हो जाएंगे, मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। और बाकी दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में अगर दम है तो आप निकाह करें। निकाह करना सुन्नत नबवी है और निकाह करने से रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह ताला की छाँव में आप आ जाते हैं। आप मेहरबानी क्या करें, ज़िना फिना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाह करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी राय जानी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेहमान मलिक फराज को दीजिए और देखते रहे आरपी प्रोडक्शन।